नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और प्रीमियर आधार आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो है कुछ जानकारियों के साथ अपन एक टेस्ट पेपर लेकर आए हुए हैं। सब इंस्पेक्टर यानी एसआई जो है, एसआई के पेपर का जो है टेस्ट सीरीज चालू हो गया है और ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में चल रहा है। अगर आप इसकी अगर क्वालिटी वाला टेस्ट देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो स्क्रीन में जो नंबर दिया गया है उस नंबरों में फ़ोन कर सकते हैं और या फिर हमारे सेंटर में आकर एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आइए आज जो पहला टेस्ट है उसको डिस्कस करते हैं, उनकी कौन कौन से क्वेश्चन हैं। और इस पेपर में पहला जो सवाल पूछा गया था कि भीमबेटका को किसने खोजा है। भीमबेटका नाम का एक पुरातात्विक स्थल है जो किसने खोजा है। पहला प्रश्न है कि भीमबेटका को किसने खोजा है। ऑप्शन है डॉक्टर एच.डी. संखालिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णुधर वाड़कर और डॉक्टर राजबली पांडे। अलग अलग व्यक्ति हैं और पूछा गया है कि इसको किसने खोजा है। तो जो भीमबेटका है वो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश की स्थित है, जो भोपाल के निकट है। किसके निकट है? भोपाल के निकट है, मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट है, जो एक पुरातात्विक स्थल है। और जो पुरातात्विक स्थल है और यहाँ पर इसकी जो खोज है डॉक्टर विष्णुधर वाड़कर ने की थी। ये जो स्थल है वो आदि मानव के प्राचीनतम प्रमाण जो प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपका भीमबेटका और आजमगढ़ से प्राप्त हुए हैं, जो नर्मदा घाटी में स्थित है और नर्मदा नदी की तट पर स्थित है। तो भीमबेटका को याद रखिएगा, किसने खोजा इसको? डॉक्टर विष्णुधर वाड़कर ने खोजा है। अगला जो सवाल है वो सवाल है कि निम्न में से 16 जो महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से प्राप्त होती है? 16 महाजनपदों की सूची कहाँ से प्राप्त होती है? तो 16 महाजनपदों की का उल्लेख जो है वो अगुत्तर निकाय में, मज्जिक निकाय में है, खुद्दक निकाय में या फिर दीर्घ निकाय में है। तो इसका सही आंसर क्या है? अगुत्तर निकाय में है। इसका सही आंसर क्या है कि ये अगुत्तर निकाय में स्थित है। अगुत्तर निकाय में इसका उल्लेख किया गया है। अगुत्तर निकाय के अतिरिक्त अगुत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक का भाग है। किसका पाठ है? सुत्त पिटक का भाग है। सुत्त पिटक क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक बौद्ध धर्म में 3 जो है मूल ग्रंथ पाए जाते हैं, जिन्हें त्रिपिटक भी कहा जाता है। उसका जो एक भाग है अगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। 16 महाजनपद मतलब वो वाले महाजन जिसमें आपका जो है वाराणसी, कौशल, काशी, वैदेही इत्यादि शहरों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा भगवती सूत्र नाम का सूत्र नामक जो जैन ग्रंथ भी दिया गया है, वो उस ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों की सूची गई है। तो बौद्ध ग्रंथों में याद रखिएगा अगुत्तर निकाय, जबकि जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में ये 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। तीसरा सवाल आपसे पूछा गया है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो मौर्य काल में जो सीता है उसका एक देवी है। तो मौर्य काल में असल में सीता जो है देवी तो है ही है, लेकिन वो मौर्य काल में नहीं है। मतलब त्रेता युग के जो कहानी है, रामायण की मुख्य नायिका माता सीता है, तो वो है। तो मौर्य काल में सीता का उल्लेख किस रूप में हुआ है? दूसरा है एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में, तीसरा है राजकीय भूमि से प्राप्त आय के रूप में या फिर उसर भूमि के रूप में है। तो ये जो इसका आंसर हो जाए क्या हो जाएगा? राजकीय भूमि से प्राप्त आय के रूप में, राजकीय भूमि से प्राप्त आय के रूप में। अब इसके बारे में जान लीजिए कि मौर्य काल में सीता भूमि से जो तात्पर्य होता है, सीता भूमि किसे कहते हैं? सीता भूमि उस भूमि को कहा जाता है जिस भूमि का स्वामी स्वयं शासक यानी जो राजा होगा, शासन की भूमि होगी यानी सरकारी भूमि होगी। जो सरकारी भूमि होगी उस भूमि से अगर किसी प्रकार का आय होता है तो उस भूमि को, आय को अपन क्या कह सकते हैं? सीता। जबकि इस भूमि को कहते थे सीता भूमि। इसका जो मैनेजमेंट का जो काम होता था उसके लिए एक व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था सीता अध्यक्ष। क्या नाम था उसका? सीता अध्यक्ष उसका नाम हुआ करता था। सीता अध्यक्ष नाम का जो व्यक्ति होता है इसका मैनेजमेंट करता था। तो ध्यान रखिएगा, मौर्य काल में सीता
राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा जाता था, जबकि सीता भूमि जो राजकीय भूमि है, सरकारी जो भूमि है, खालसा भूमि है, उनको सीता भूमि कहा जाता था। और इसको मैनेजमेंट यानी प्रबंधन करने का जो दायित्व दिया गया था वो किसको दिया गया था? अपना सीता अध्यक्ष को दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वो है मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। मौर्य समाज का विभाजन विशेष तौर पर 7 वर्गों में विभाजित है। इन 7 वर्गों में जो विभाजन है वो किसने दिया है मौर्य समाज में? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के अभिलेखों में, पुराणों में, मेगास्थनीज की इंडिका में, ये अलग अलग व्यक्तियों ने बताया कि इसका किस व्यक्ति ने मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में किया है। तो ध्यान रखिएगा कि मौर्य समाज का जो विभाजन है वो मेगास्थनीज की इंडिका में है। किसमें है? मेगास्थनीज की इंडिका में है। मेगास्थनीज की इंडिका है। मेगास्थनीज जो है यूनानी राजदूत है। मेगास्थनीज कौन है? यूनानी राजदूत है। यूनानी जो सेनापति यानी सिकंदर का सेनापति सेलुकस, उसका राजदूत कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में भारत में 7 जातियों का उल्लेख किया है। 7 वर्गों, जातियों का नहीं, सॉरी, 7 वर्गों का उल्लेख किया है। उन वर्गों में है दार्शनिक, कृषक, ग्वाले, सैनिक, आमत्य और कारीगर इत्यादि। इन 7 वर्गों का उल्लेख किया गया है। किसने उल्लेख किया है? मेगास्थनीज ने अपने किसमें? अपने किताब इंडिका में इसका उल्लेख किया है। 7 वर्गों का विभाजित किया है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज की इंडिका, 7 वर्गों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली से प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली एक यूरोपीय लेखक है और उनकी किताब का नाम है प्रिंस। तो इस किताब का जो तुलना किया जाता है वो किससे किया जाता है? कालिदास दास के मालविका अग्निमित्रम से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, वात्स्यायन के कामसूत्र से या तिरुवर के तिरुकुरल से किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के। मौर्य काल में कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त ने अर्थशास्त्र की रचना की। ये ग्रंथ प्रशासन संबंधी ग्रंथ है, प्रशासन के बारे में बताया गया है। इस ग्रंथ में मौर्य काल में जो अर्थशास्त्र बताया गया है, इस ग्रंथ में राजकीय यानी प्रशासन के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, जिसमें मंडल सिद्धांत है और आपका जो सप्तांग सिद्धांत है, एक राजा के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की गई है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की गई है। अगला जो सवाल है उसमें है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति कला किस कला का उदाहरण है? तो नटराज की जो मूर्ति कला है ये चोल कला का उदाहरण है, चोल काल का है। चोल काल साउथ इंडिया के वंशज हुआ करते थे और जो द्रविड़ जो है प्रजाति के जो लोग हैं उनका इसमें व्यवस्था किया गया था। और ये जो अलग अलग काल अगर आप देख रहे हो, जैसे गांधार कला है, कनिष्क काल का है, गुप्त कला है, गुप्त काल का है, मौर्य कला मौर्य काल का है। चोल कला में नटराज शिव की प्रतिमा, चतुर्भुज प्रतिमा का निर्माण किया गया, जो कांसे की प्रतिमा का निर्माण किया करते थे। तो चोल काल को ध्यान रखना है आपको। अगला जो सवाल है, चोल सम्राट के शासनकाल में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पूछ रहा है कि किस चोल सम्राट शासनकाल में, यानी वो शासक कौन सा था जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया? परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम या राजा धीराज प्रथम? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन आंसर हो जाएगा? राजराज प्रथम ने क्या करवाया था? इस काल में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये बृहदेश्वर जो मंदिर है एक प्रकार का कैसा मंदिर है? शिव मंदिर है। और जो शिव मंदिर है, चूंकि ये राजा ने बनवाया था इसलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। तंजौर यानी तंजावुर में मंदिर का निर्माण किया गया है, बनाई गई है और ये द्रविड़ शैली में बनाई गई है। लगभग 1010 ईस्वी में द्रविड़ शैली में मंदिर बनाया गया है। राजा प्रथम ने इस मंदिर को निर्माण करवाया, इसलिए इस मंदिर को राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। फिर 8वां सवाल पूछा गया है नागर, द्रविड़ और बेसर शैली ये क्या है? नागर और बेसर शैली क्या है? तो भारतीय उपमहाद्वीप के 3 प्रमुख जनजातीय समूह हैं, 3 मुख्य वर्गों जिसमें भारत की भाषाओं को विभक्त किया गया है। भारतीय मंदिर वास्तु के लिए प्रमुख शैलियां हैं, प्रचलित संगीत घराने हैं। तो इसका सही है मंदिर जो भारतीय मंदिर जो वास्तुकला के है। मंदिर निर्माण की 3 कलाएं होती हैं। कौन कौन सी कलाएं होती हैं? नागर शैली, जो उत्तर भारत में निर्माण किया जाता है उन शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है। यानी उत्तर भारत की जो शैली होगी वो नागर शैली होगी।
दूसरी जो शैली होती है द्रविड़ शैली, जो दक्षिण भारत की शैली होती है उसे द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है, और उत्तर और दक्षिण के बीच में जो शैली मौजूद होगी उसे बेसा शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये मंदिर निर्माण की शैली है, याद रखिएगा, मंदिर निर्माण की शैली को अपन क्या कहते हैं, इन तीनों शैलियों का नाम रखा गया है। अगला सवाल है बलिपुरम है, महाबलीपुरम है, इन महाबली रथ मंदिरों का निर्माण किसने किया है? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया है, समुद्रगुप्त ने किया है, हर्षवर्धन ने किया है। तो जो महाबलीपुरम है या मामल्लपुरम है रथ मंदिर साउथ इंडिया में मौजूद है, और चूंकि साउथ इंडिया में मौजूद है तो ये जो मंदिर है वो समुद्रगुप्त उत्तर भारत का शासक है, पुलकेशिन और नरसिंह वर्मन है। तो नरसिंह वर्मन महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका मंदिर का निर्माण करवाया था। जो पल्लव वंश के जो शासक है नरसिंह वर्मन प्रथम, उसने इन मंदिरों का निर्माण करवा दिया था। 7वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कर दिया गया था। वर्तमान में विश्व जो है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। तो यह भी ध्यान रखना है कि महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण 5 मेन मंदिर है जो 5 पांडवों पर आधारित है, और एक द्रौपदी का भी मंदिर है। तो रथ मंदिरों को निर्माण किसने करवाया था? पल्लव वंश के। कभी कभी पूछता भी है कि रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, तो पल्लव वंश के लोगों ने रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला है सवाल नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण करने का मतलब है जो पत्थरों से मिलकर बना हुआ है, तटीय मंदिर मामल्लपुरम, राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर, कैलाश का मंदिर एलोरा और जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, इसका सही आंसर है कैलाश मंदिर एलोरा। ये एक प्रकार का शैलकृत मंदिर है। कैलाश मंदिर का जो निर्माण है उस एक प्रकार का शिव मंदिर है, और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था, जो द्रविड़ शैली में निर्मित है। द्रविड़ शैली में मंदिर बनाया गया है। तो क्या क्या ध्यान रखना है कि शैलकृत मंदिर है, कैलाश का जो मंदिर है एलोरा का, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया, जो एक प्रकार का शिव मंदिर है, शैव मंदिर माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश मंदिर एलोरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है, यानी कौन सा विश्व धरोहर स्थल है? वो आपको अगर पता हो तो ये बता सकते हैं कि विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो मांडू का महल, ये जो मांडू का महल है ये विश्व धरोहर नहीं स्थित है, बाकी सभी विश्व धरोहर में शामिल है। भीमबेटका जिसके बारे में भी हमने बात किया था, मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका, और भोपाल के नजदीक है। खजुराहो में जितने भी मंदिर है चंदेल काल के निर्माण किए गए हैं, और सांची का स्तूप ये मौर्य काल का स्तूप का निर्माण किया गया है। तो ये खजुराहो के मंदिर, सांची के स्तूप और भीमबेटका ये जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए हैं, जबकि जो मांडू का महल है वो विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मांडू का महल। अगला जो सवाल है वो है हमारा है कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं मिलता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? यानी ये जो सिद्धांत है भौतिकवादी दर्शन का सिद्धांत है कि जब तक हमको रहना है सुख से रहना है, इसके लिए चाहे कर्ज लेकर घी पीना पड़े या जरूरत पड़ने पर कर्ज भी लेना पड़े। तो इस भौतिक या पुनर्जन्म के सिद्धांत को निषेध करने वाली संस्था जो है वो किसके लिए है? तो ये कथन किसका कहा हुआ है? चारवाकों का कहना है। चारवाक सिद्धांत के अनुसार माना जाता है, चारवाक सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि जो प्रत्यक्ष को ये लोग केवल प्रमाण मानते हैं, भौतिकवादी सुख के बारे में बात करते हैं, और जो पुनर्जन्म के निषेध को मानते हैं, क्योंकि इनमें चारवाकों में आत्मा की मान्यता नहीं है, क्योंकि आत्मा चूंकि प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए आत्मा, परमात्मा, कर्म, पुनर्जन्म के सिद्धांत की चारवाकों में मान्यता नहीं है। चूंकि ये भौतिकवादी दर्शन है, इसलिए इसे ये वाला जो सिद्धांत है कि जब तक जीवित रहो सुख से जियो, चाहे इसके लिए ऋण लेकर क्यों ना पड़े, और क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन यानी फिर से वापस नहीं मिलने वाला है, तो जो आनंद लेना है आप वर्तमान में ले लीजिए। ये कथन किन लोगों का कहना है? चारवाकों का कहना है। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत में
भारतीय यात्राओं ने फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। यह कहाँ स्थित है? उज्जैन में, कौशाम्बी में, ताम्रलिप्ति में या पाटलिपुत्र में? तो याद रखिएगा जो फायान है 405 ईस्वी में, 405 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कहाँ आया था? भारत आया था। बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था और इसने पाटलिपुत्र शहर के प्रशासन का वर्णन किया है। तो चूंकि फायान ने पाटलिपुत्र की यात्रा की थी और एक अस्पताल का उल्लेख किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र, क्योंकि पाटलिपुत्र में एक अस्पताल का उल्लेख इसके ग्रंथ, जिसके ग्रंथ का नाम क्या है? फुकोकी। इसके ग्रंथ का नाम क्या है? फुकोकी नामक ग्रंथ में इसका वर्णन किया है। अगला जो सवाल है, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित है? फलित ज्योतिष से संबंधित है। तो चंद्रगुप्त के अलग अलग नवरत्न हुआ करते थे। उनमें नवरत्नों में एक कालिदास भी है, जो अलग अलग ज्योतिष वो है फलित ज्योतिष का मतलब है ज्योतिष का कार्य कौन करते थे? ज्योतिष का कार्य कौन करता था? तो जो वर रुचि है वो व्याकरण के जानकार है। ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी थी, चंद्रगुप्त के दरबार में थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। शंकु जो है वो निर्माण कार्यों के बारे में बात करते हैं, स्थापत्य के बारे में बात करते हैं। अमर सिंह अमरकोश की रचना किया था, ये शब्द शास्त्री है, डिक्शनरी उन्होंने बनाया था। जबकि जो छपड़क है ये व्यक्ति कौन से है? फलत ज्योतिषी की व्यक्ति है। तो छपड़क को ध्यान रखिएगा। वहीं पर जो कालिदास है वो साहित्यकार भी थे और लेखक भी थे। इनके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जो गुप्त शासक है। अगला जो सवाल है, हाथी गुफा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी प्रदान करता है? तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। खारवेल जो है उड़ीसा के शासक है, जो जिनके बारे में उनके विजय अभियानों का जो वर्णन है लगभग प्राचीन काल में, तो उनका जो वर्णन किया गया है उनके बारे में बताया गया है। चेदी वंश के व्यक्ति थे, उड़ीसा के शासक थे, तो उनके विजय अभियानों का वर्णन हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? तो अश्वघोष जो एक बौद्ध दार्शनिक है, वो जो है बुद्ध चरित्र की जिन्होंने रचना की है, उनके दरबार में थे। नागार्जुन जिन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया है, माध्यमिक कारिका की रचना की है, वो भी कनिष्क के समकालीन है। चरक जो है, जो चिकित्सक हुआ करते थे, चरक संहिता नाम की किताब उन्होंने लिखी, वो भी कनिष्क के दरबार के समकालीन है। जबकि पतंजलि जो है इस काल के व्यक्ति नहीं है। पतंजलि जो है वो शुंग काल के व्यक्ति हैं और जो है योग दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। इस काल के व्यक्ति न होने की वजह से ये इस वंश के संबंधित नहीं है। फिर जो अगला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन हुआ करता था? तो मौर्य काल में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था वो तक्षशिला हुआ करता था। तक्षशिला इसलिए हुआ करता था क्योंकि मौर्य काल में जो तक्षशिला के जो प्रोफेसर है कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त, उन्होंने जो है वहां पर पढ़ाते थे, वहां के प्रोफेसर थे वो। और प्रोफेसर उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा कि मौर्य काल में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था वो तक्षशिला था। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है एरीपति, भूमि जिससे मिलने वाले राजस्व से अलग से ग्राम जलाशय के रख रखाव के लिए निर्धारित किया गया था। दूसरा दिया हुआ है तनियूर, अकेले ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को दान दिए गए ग्रामों के बारे में बताया गया है। तीसरा दिया गया घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबंध है और पूछा गया था निम्न में से कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। एरीपति, ये जो बात बताई गई है, जो कथन बताया गया है, ये जो बताया गया है दक्षिण भारत के चोल काल के संदर्भ में बताया गया है। चोल काल में एरीपति का मतलब होता था ऐसी भूमि जिससे जो मिलने वाला जो राजस्व है, जो राजस्व मिल रहा है उससे अलग जो मिल रहा है, फायदा हो रहा है, उससे अलग एक जलाशय के रख रखाव के लिए कुछ एक फंड निर्धारित किया गया है। यानी जल से संबंधित, संरक्षण से संबंधित एक फंड हुआ करता था जिसका नाम था एरीपति। दूसरा घटिका, घटिका के बारे में बताया गया। घटिका भी दक्षिण भारत में चोल काल का ही, पल्लव काल का बारे में बताया गया है। पल्लव और ये चोल काल का है, लगभग सेम काल है। तो इनके बारे में पल्लव काल में मंदिरों से जुड़ा हुआ एक स्कूल हुआ करता था जहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, उसका प्रबंधन पल्लव काल में ही किया जाता था। तो ये दोनों जो कोटेशन है या दोनों कथन है वो सत्य है, ये दोनों कथन। जबकि तनयूर के बारे में जो कथन बताया गया है वो गलत है। तनयूर क्या था? तनयूर, उनके बारे में अपन बात करते हैं कि तनयूर क्या हुआ करता था। तनयूर एक बड़ा गांव था जो अलग राजस्व के बारे में इकाई करता था। एक बड़ा गांव है
जो एक अलग राजस्व प्रशासन के रूप में कार्य करता था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1 और 3 सही है। ठीक, तन्यूर कहा जाता था उसको। फिर अगला क्वेश्चन आप देखते हैं कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध कोलम का जो युद्ध हुआ था, कोलम का जो युद्ध हुआ था वो किसके किसके मध्य हुआ था? चोल और उत्तर चालुक्य के मध्य, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य, चोल एवं होयसल के मध्य, चोल एवं पांड्य के बीच। तो जो ये युद्ध हुआ था, तो कोलम का जो युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था? दक्षिण भारत में ये जो युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य युद्ध हुआ था। अलग अलग शासक हैं, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन शासक हैं? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य युद्ध हुआ था। चोल शासक जो परांतक प्रथम का जो पुत्र है वो, और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय के मध्य युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राष्ट्रकूटों की विजय हो गई थी और चोल शासक यानी परांतक प्रथम के पुत्र जो युवराज है उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ध्यान रखना है आपको कि ये जो युद्ध है वो किसके किसके मध्य हुआ था? दक्षिण भारत के कोलम का जो युद्ध हुआ था वो चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, जिसमें राष्ट्रकूटों की यानी कृष्ण तृतीय की जीत हुई थी और जो आपका जो चोल शासक परांतक प्रथम के पुत्र यानी कि मृत्यु हो गई थी। फिर निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? तो मेघदूतम, कुमार संभवम और ऋतु संहारम गुप्त काल के जो लेखक है कालिदास ने लिखी है, जबकि उत्तम राम चरित्र का जो लेखक है वो भवभूति है, भवभूति नाम के व्यक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है, गलत कथन है। पाणिनि जो है वो नंद वंश से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, मगध साम्राज्य के नंद वंश और महापद्मनंद के ये क्या हुआ करते थे? समकालीन व्यक्ति हैं। दूसरा, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। अमर सिंह हर्ष के काल के कवि नहीं है, बल्कि ये गुप्त काल के कवि हैं, कनिष्क के काल के कवि हैं। और कालिदास जो है चंद्रगुप्त से संबंधित, चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, तो यह कथन सही है। और जो इसका आंसर हो जाएगा आपका केवल 3, यानी ये वो सही है, बाकी ये दोनों कथन क्या है? गलत है। निम्नलिखित वैसे अमर सिंह और कालिदास दोनों ही गुप्त काल के हैं, ये ध्यान रखना है। निम्नलिखित कौन से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? तो वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है वीणा को, उससे प्राचीन कोई और नहीं है। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने की थी। तो ध्यान रखना है, पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। कुरुषपाल अभिलेख शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो कुरुषपाल अभिलेख में सोमेश्वर देश के विजय अभियानों का पता चलता है, जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, छत्तीसगढ़ के शासक है, इसमें जानकारी मिलती है। मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो बख्तियार खिलजी हैं। बख्तियार खिलजी ने जो है बंगाल और बिहार पर अपना विजय प्राप्त किया। साथ ही बख्तियार खिलजी को माना जाता है कि उन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उनको जला भी दिया था, तो उनको भी ध्यान रखना है। मोहम्मद गोरी की सेनापति थे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन दिए गए जिस कथनों में एक दूसरे को बताया गया है। पहला कथन यह है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। तुर्की आक्रमण, जो तुर्क का आक्रमण है बाबर, वो सफल भी रहा है। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी? बिल्कुल, क्योंकि तुर्क आक्रमण या फिर मुस्लिम आक्रमण इसलिए सफल हो पाए क्योंकि उत्तर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही हैं और इनका क्या है, व्याख्या आपस में लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि भारत में तुर्की आक्रमण सफल रहे हैं और तुर्की आक्रमण सफलता का कारण यही रहा है कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं रही है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने दिल्ली को सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया? दिल्ली सल्तनत को तो गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक है, मगर दिल्ली को सल्तनत को यानी दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? इल्तुतमिश है। पहला व्यक्ति कौन है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को क्या बनाई? अपनी राजधानी बनाई थी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज उत्सव करवाया? तो उसका वो कौन है? बलबन है। बलबन को फारसी रीति रिवाजों पर बड़ा ही अच्छा लगता था, उसको पसंद करता था, वो रुचि वाला था। तो बलबन ने फारसी जो है त्योहार नवरोज प्रारंभ करवाया। इसके अलावा फारसी त्योहार के साथ साथ उसने सिजदा और पोबोस प्रथा जो फारसी त्योहार होते हैं उनको भी क्या करवाया? इसने प्रारंभ करवाया था। तो ये भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पीडीएस सिस्टम। तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम व्यक्ति था जिसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। बाजार नियंत्रण प्रणाली में जो वस्तुएं हैं उनको आप लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाए, इनके बारे में ध्यान रखा और उनके मूल्य नियंत्रित रहे। जो उचित मूल्य की दुकान जो होती हैं, यानी कम जो पीडीएस सिस्टम होता है उनके समान ही उन्होंने क्या करवाया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का व्यवस्था करवाया, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का व्यवस्था करवाया। तो व्यक्ति कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी 1503 1503 में आगरा शहर की स्थापना की गई और 1506 में इस आगरा शहर को क्या कर दिया गया? इसका जो है राजधानी के रूप में सिकंदर लोदी ने ही इसको राजधानी के रूप में स्थापित की। बाद में मुगलों की भी राजधानी बनी। तो आगरा नगर की स्थापना किसने थी? सिकंदर लोदी ने की थी। निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है? तो कृष्णदेव राय जो विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक हैं। कृष्णदेव राय जो विजयनगर के तुलु वंश के शासक हैं, जिनके दरबार में अष्ट दिग्गज नाम के 8 कवियों को संरक्षण प्राप्त किया गया था। इनकी विद्वता के कारण, इनके बुद्धिमानी के कारण इनको आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। 1565 में निम्नलिखित कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। खजुआ या खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 में और पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था वो हुआ था 1556 में। तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था वो विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण साउथ के मुस्लिम राज्यों के मध्य हुआ था, जिसमें साउथ के गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर इन शासकों ने विजयनगर साम्राज्य के जो साम्राज्य है उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया और समाप्त कर दिया। विजयनगर के पतन का प्रमुख कारण यही युद्ध का कारण, यानी तालीकोटा का युद्ध, जिसको राक्षस तंगड़ी का युद्ध या बन्नी हट्टी का भी युद्ध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? दीवाने बंदगाह, दीवाने मुक्त खराज, दीवाने आमिर कोहे और दीवाने अर्ज। तो जो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग क्या स्थापित करवाया है, व्यक्तियों को स्थापित करवाया है। दीवाने बंदगाह एक प्रकार का कैसा विभाग हुआ करता था? दासों का विभाग हुआ करता था, दास विभाग हुआ करता था, जिसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी। फिरोज तुगलक को दासों से बड़ा ही प्रेम था, इसलिए उन्होंने दासों के लिए अलग विभाग दीवाने बंदगन या दीवाने बंदगन गान की स्थापना करवाई थी। दीवाने मुक्त खराज जो है वो एक प्रकार का राजस्व विभाग है। कैसा विभाग है? राजस्व विभाग है। और मुक्त खराज की स्थापना जो है बलबन ने नहीं करवाई थी, इसको करवाया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दीवाने आमिर को ही यह कृषि विभाग है और इसकी स्थापना जो है वो किसने करवाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं करवाई थी, बल्कि बलबन ने करवाई थी। और दीवाने अर्ज जो है वो सैन्य विभाग है, सेना का विभाग है। इसकी स्थापना, दीवाने अर्ज की स्थापना ये भी बलबन ने करवाई थी। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दीवाने बंदगन यानी फिरोज तुगलक। भारत में किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की? ये इक्ता व्यवस्था के बारे में कौन सा शासक इक्ता है? इक्ता का मतलब प्रांतीय व्यवस्था के बारे में है। वो इक्ता की व्यवस्था प्रारंभ करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? इल्तुतमिश। यानी प्रांतों को जो अलग अलग प्रांतों में विभाजित कर दिया था, अलग अलग सूबेदार बना दिए थे, इक्तेदार बना दिए गए थे। तो प्रशासनिक प्रणाली से शासन करने वाला मध्यकाल में यही है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का शासक किसका शासनकाल में निर्मित किया गया था? तो राणा कुंभा ने, जो अपने विजय के पश्चात राणा कुंभा ने अपने मालवा विजय के उपरांत लगभग 1440 के आसपास एक कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसे विष्णु स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन हो जाएगा इसका आंसर? राणा कुंभा। अगला है, किताबुल हिंद के रचना के लेखक कौन है?
तो कल अल बरूनी इसके लेखक है, रचनाकार है। अल बरूनी जो मोहम्मद गोरी के साथ आए हुए थे, आक्रमण के साथ भी आए थे, और गजनी से आए हुए थे, जो दार्शनिक थे, किताबुल हिंद या की रचना की, जिसमें भारत के बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने क्या किया है, लिखा है। भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल बरूनी। पूछा गया इसको कूट में बताना है कि निम्न में से कौन सा सूची सुमेलित है, तो अलग अलग है। जैसे ताज उल मासिर की रचना जो है हसन निजामी ने की है। ताज उल मासिर की रचना किसने की है, हसन निजामी ने की है। तो पहला का क्या हो जाएगा, 2, तो एक का हो जाएगा 2, ठीक। फिर खजाइन उल फतू की जो रचना है वो किया है अमीर खुसरो ने, ये 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा फिर 3। फिर तारीख मुबारक शाही, इसकी रचना की है याहिया बिन अहमद ने, तो क्या हो जाएगा 4। और फतवा जहादारी रचना किसने की है, 1, तो इसका क्या हो जाएगा 2 3 4 1। दो तीन चार एक, तो ये कौन सा हो जाएगा आंसर आपका, ये ए वाला। मध्यकाल भारत में महत्तर और पद्धिक पदनाम किसके लिए प्रयुक्त होते थे, मध्यम और पद्धिक जो है पदनाम किसके लिए प्रयुक्त हुआ करते थे, तो मध्यकाल में जो महत्तर और पद्धिक जो पद काल हुआ करते थे वो ग्राम मुखिया के लिए हुआ करते थे। किसके लिए होते थे, ग्राम मुखिया के लिए होते थे। भक्ति संस्कृति के भारत में पुनर्जागरण हुआ वैदिक काल में 10वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 15वीं 16वीं शताब्दी में। तो 15वीं 16वीं शताब्दी में साउथ इंडिया में अलवार और नयनार संतों ने भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया। रामानुजाचार्य को साउथ इंडिया में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है, और साथ में रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। अब अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद, अलग अलग वाद दिए गए हैं। तो जो अद्वैतवाद के प्रतिपादक है वो रामानुज ना होकर कौन है, शंकराचार्य है। तो शंकर ने क्या किया है, अद्वैतवाद। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक जो है वो शंकराचार्य नहीं है बल्कि रामानुजाचार्य उनके प्रतिपादक है। द्वैतवाद के जो प्रतिपादक है वो खुद कौन है, आपका जो है माधवाचार्य है। तो यही जो है आंसर इनका क्या है, सुमेलित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। द्वैताद्वैत का जो प्रतिपादक है वो है निम्बकाचार्य, ठीक। तो अलग अलग व्यक्ति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, द्वैतवाद। निम्नलिखित कथनों पर दिए में एक कथन को सही गलत है। एक कथन ए है और दूसरे को आर कहा गया है। भारत में सूफियों को चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रथम विद्वान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। चिश्तियों के प्रमुख लोग व्यक्ति वही है, मोइनुद्दीन चिश्ती। उन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय किया है। दूसरा आर कहता है कि चिश्ती संघ धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। गलत जवाब है। ये ईरान के ईरान के एक गांव है जिसका नाम है हेरात। हेरात के पास एक गांव है, चिश्त नाम का जो गांव है, वहां से लिया गया है। तो कथन ए सही है और कथन आर जो है गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 41 का क्या हो जाएगा, सी। तुगुक एक बाबरी का नाम है तुझके बाबरी, सही नाम है उसका तुझके बाबरी। किस भाषा से लिया गया है, फारसी, तुर्की, अरबी और उर्दू। तो तुगुक एक बाबरी या तुझके बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया बाबर के द्वारा, जो मुगल वंश का पहला शासक है, पहला व्यक्ति है, संस्थापक है। उसने तुगक ए बाबरी नाम की जो किताब है वो तुर्की भाषा में लिखी। तुर्की भाषा में वैसे तो मुगलों की राजभाषा फारसी थी, मगर बाबर जो है उसकी जो मातृभाषा थी वो तुर्की थी, चगताई तुर्की। उसने तुर्की भाषा में लिखा था। एक मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से जोड़ते हो। यह कथन है जो अफगानी शासक शेर शाह सूरी का कथन है, सी इसका आंसर हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने जो है मारवाड़ विजय जो मालदेव के खिलाफ था, जैता और जो फत्ता नाम के जो 10 सैनिकों के शौर्य को देखते हुए इसने कहा था कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए क्या कर दी थी, खो दी थी। क्योंकि वहां पर जो सैनिक थे बहुत
धैर्य के साथ लड़ रहे थे, बड़े बहादुरी के साथ लड़ रहे थे। तो शेरशाह सूरी का कथन है कि मैंने सिर्फ बाजरे के लिए यानी कम लाभ के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत को खो दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी शेरशाह सूरी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मध्यकाल का स्वर्ण काल कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने मुगल काल के आपका जो है शाहजहां के काल को क्या कहा? स्वर्ण काल क्या है? क्योंकि इस काल में प्रशासन वगैरह, निर्माण वगैरह, ताजमहल वगैरह का निर्माण हुआ है। इस आधार पर अगर देखा जाए, निर्माण के आधार पर देखा जाए तो इसका स्वर्ण काल माना जाता है। और इस श्रीवास्तव A.L. श्रीवास्तव नहीं केवल माना है। अगला क्वेश्चन देते हैं, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश 45 से यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ था? तो चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इस काल में भारत में अलग अलग तत्वों का चित्र जो है कलाओं का प्रवेश हुआ और चित्रकला का जानकार था जहांगीर। इसका स्वर्ण काल भी माना जाता है। आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित किसने किया है? तो गुरु अर्जुन देव जो गुरुओं के सिखों के 5वें गुरु थे, उन्होंने आदि ग्रंथ का क्या किया? संग्रहण किया गया है। आदि ग्रंथ में सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव की जो है उपदेश संकलित किए गए हैं। गुरु तेग बहादुर ये 9वें गुरु हैं जिनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। और गुरु गोविंद सिंह है 10वें और अंतिम गुरु हैं जिनके बाद गुरु परंपरा समाप्त कर दी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी 46 का। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग स्थापित किया? तो पुर्तगालियों ने भारत में पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया था। तो पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा में 1498 में भारत आए। कालीकट के जो तट पर ये उतरे और वहां से व्यापार हो गया, पुर्तगालियों का पहला आगमन हुआ। तो इन्होंने पहली कोठी कहां खोली थी? कोचीन में। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो औरंगजेब द्वारा सर जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित कर दिया गया था। औरंगजेब ने इनको बंदी बना लिया था और बंदी बनाने के बाद इनको भारत से निष्कासित कर दिया था। 49 है कि निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। मतलब इनका क्रम जमाना था कि सबसे पहले कौन आया था। तो सबसे पहले आने वाले व्यक्ति कौन थे? 1498 में आने वाले व्यक्ति थे पुर्तगाली। वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था जिसने भारत आया था। दूसरे नंबर पर अगर कोई आया था तो दूसरे नंबर पर 1602 में डच आए थे। 1602 में डच आए और इन्होंने 1605 में भी फैक्ट्री स्थापित की थी। अंग्रेज ने 1600 में अपनी कंपनी की स्थापना कर ली, लेकिन ये 1608 में कैप्टन हॉकिंस और 1615 में कौन आया था? सर टॉमस रो आए थे। तो पहले कौन हो जाएंगे? एक नंबर पर ये हो जाएगा, दूसरे नंबर पर ये हो जाएंगे, तीसरे नंबर पर अंग्रेज हो जाएंगे और फ्रांसीसी जो है 1664 में आए थे। तो ये चौथे नंबर पर हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 1 4 2 1 3 4 1 2 3 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और आज का 50वां और अंतिम सवाल अपन देखेंगे। सबसे अधिक निर्णायक जिसमें अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया, तो वो कौन सा युद्ध था? तो यो सबसे अधिक निर्णायक, प्लासी का युद्ध भी निर्णायक है और बक्सर का युद्ध भी निर्णायक है, लेकिन अगर सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो बक्सर का युद्ध है। प्लासी का युद्ध भारत में उनका प्रवेश द्वार माना जाता है। 1757 में सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। लेकिन बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो की सेना ने 3 बड़ी शक्तियों को यानी जो बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को एक साथ पराजित कर दिया था। ये 1764 में हुआ था और हेक्टर मुनरो ने 1764 को, तो हेक्टर मुनरो ने 3 बड़ी शक्तियों को, मुगलों को, बंगाल को और अवध को एक साथ पराजित कर दिया था। इसलिए इसको माना जाएगा कि इस काल में प्रभुत्व स्थापित हो गया है। ये 50 क्वेश्चन थे। अगले 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनेंगे। और सक्सेस चाहते हैं तो टेस्ट पेपर को ज्वाइन कर लीजिए और लगातार टेस्ट पेपर दीजिए। और जो अगर किसी तरह का कोई समस्या है तो आप दिए गए नंबरों पर फोन कर सकते हैं या सेंटर में आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।